तो कल की जो क्लास थी हमारी एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियाँ, आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियों में हमने जो कल टॉपिक देखा था वो हमारी इसकी बनाने की जो पहली विधि थी, एल्केनों से आप किस प्रकार एल्किल हैलाइड बना सकते हो। आज की जो हमारी सेकंड विधि आएगी वो आएगी एल्किनों के HX के योग द्वारा। एल्किनों की HX के योग द्वारा, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। सेकंड टॉपिक है, कल के बाद सेकंड टॉपिक। जैसा कि आपने जो चार्ट देखा था, मैंने आपको चार्ट बनाया था, ये आप चार्ट देख सकते हो। इस चार्ट में जो पहला है, इस पहले के बाद आपके यहाँ पर जो सेकंड आ रहा है, ये सेकंड टॉपिक हम यहाँ चालू करे हैं। इस चार्ट को आप हमेशा ध्यान में रखें। जब भी क्लास एल्किल हैलाइडों के आगे बढ़ाते हैं उस समय इस चार्ट को आप अपनी कॉपी में सामने रखें, ठीक है। इस चार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं एल्किनों की HX के योग द्वारा। तो एल्किन क्या होती है, सबसे पहले वो जानेंगे। एल्किन होती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य या तो द्विबंध हो या त्रिबंध हो। और एल्किन भी होती है जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है। तो इन एल्किनों की हम योग करवाएंगे HX के द्वारा, हाइड्रोजन हैलाइड के द्वारा। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो यहाँ ये ध्यान देना होगा कि एल्किनें दो प्रकार की होती है, सममित एल्किन और असममित एल्किन। सममित व असममित। सममित एल्किन में क्या होता है, सममित एल्किन में जो एल्किन होता है उसमें यदि इसका हम दो भाग करते हैं, डबल बॉन्ड से दो भाग करते हैं, तो दोनों तरफ समान कार्बन की संख्या रहती है, तो उसे सममित एल्किन कहते हैं। और यदि एक एग्जांपल में लूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इनमें आप देख सकते हो यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ कार्बन 1 है। इसे कहते हैं हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। हेट्रोलाइटिक फ्यूजन जो होता है उसका मतलब होता है आपके फ्यूजन विषमांश विखंडन। विषमांश विखंडन का मतलब होता है जिसमें दो भाग बराबर नहीं बनते हो। तो इनमें और इनमें हैलोजनों का जो योग होता है वो अलग अलग होता है। तो सममित एल्किनों में योग आप आसानी से करवा सकते हो, लेकिन असममित एल्किनों में योग आप आसानी से नहीं करवा सकते। इसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनका हम यहाँ अध्ययन करें। तो आप एक एग्जाम्पल रिएक्शन पर ध्यान देंगे। जैसे कि मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ मैंने HX का योग करवाया। तो आपको पता है कि हैलोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण हैलोजन एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज होगा, जबकि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और यहाँ यदि हम बात करें तो जो हैलोजन होगा यहाँ इस पर माइनस होगा, इस पर प्लस होगा। तो नेगेटिव जो पार्ट है वो इसके पॉजिटिव पार्ट पर जुड़ जाता है और हाइड्रोजन जो है वो इसके नेगेटिव पार्ट पर जुड़ जाता है। तो यहाँ से कंपाउंड हो जाता है CH3 CH2X। ये एक सममित एल्किनों में HX का योग है। इसके बाद यदि हम एक एग्जांपल लें, जैसे कि यहाँ HX के रूप में कोई भी एक कंपाउंड लें CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr लिया, यहाँ HBr लिया, तो किसी एक कार्बन पर Br जुड़ जाएगा और किसी एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके CH3 CH2 Br, ये हो जाएगा। इसका नाम आप सभी जानते हो, इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड। ये एथिल ब्रोमाइड जो है वो साधारण पद्धति में इसका नाम है, IUPAC पद्धति में इसका नाम होता है ब्रोमोएथेन। ब्रोमोएथेन। तो ये एक सिंपल सीख है, लेकिन
हम पढ़ते हैं असममित एल्कीनों में HX का योग। असममित एल्कीनों में HX का योग क्या होगा, उसके लिए एक नियम लागू होता है, मार्कोनिकोफ नियम। और मार्कोनिकोफ नियम जो होता है वो किस प्रकार होता है उसको आप देखोगे। वैसे मार्कोनिकोफ नियम आपके 11th क्लास में था, आपने वहां पर पढ़ा है, तो मैं यहाँ पर एक बार मार्कोनिकोफ नियम के बारे में समझा रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास एक असममित एल्कीन है CH3 CS डबल बॉन्ड CH2। यदि इसमें किसी HX का योग होता है, HX का योग होता है, तो क्या होगा कि यहाँ एल्कीन में ये जो एल्कीन है, ये एल्कीन दो भागों में टूट सकती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ कार्बोकेटाइन, ये द्विबंधित जो कार्बन है इसमें से कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का मतलब होता है कार्बोधनाइन, यानी एक कार्बन पर धनाइन आएगा, एक कार्बन पर ऋणाइन आएगा, यानी पाई बॉन्ड किस कार्बन की ओर विस्थानीकृत होती है। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास है CH3, फिर है CH, इस पर मैं कह दूं कि पॉजिटिव आ गया, और इस पर मैं कह दूं लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज आ गया। या ऐसा नहीं हो, इसके साथ अगर ऐसा हो जाए CH3 CH, इस पर माइनस आ जाए लोन पेयर के साथ में, और यहाँ आ जाए CH2 प्लस। यहाँ आप देखो तो ये जो कार्बोकेटाइन है वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, जबकि यहाँ जो कार्बोकेटाइन है वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब कार्बोकेटाइन का जब अध्ययन करते हैं कार्बोधनाइन, तो हम जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वह ज्यादा स्थायी होता है, फिर 2 डिग्री और उसके बाद होता है 1 डिग्री। ये आप नोट में लिखोगे कि कार्बोकेटाइनों के स्थायित्व का जो क्रम होता है उस क्रम में हमेशा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो ज्यादा स्थायी होता है, स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, इस प्रकार। लेकिन यहाँ आप देखो, यहाँ आपके पास ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो ज्यादा जो स्टेबल होगा वो होगा 2 डिग्री, इसलिए ये कंपाउंड ज्यादा स्थायी होगा। अब होगा क्या, मार्कोनिकोफ नियम यह कहता है कि इन कार्बोकेटाइन में से जो बन गया है, या सीधी हम बात करें तो जो द्विबंधित कार्बन है, उन द्विबंधित कार्बन आप देखते हो कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन है 1। तो मार्कोनिकोफ नियम अनुसार HX में से ऋणात्मक भाग इसका हेलोजन होगा, तो जो हेलोजन परमाणु होगा, ये हेलोजन परमाणु इन द्विबंधित कार्बन में से उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो यहाँ हाइड्रोजन संख्या इस पर कम है, इसलिए ये हाइड्रोजन परमाणु आपके इस पर जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्कोनिकोफ नियम कहता है कि जहां पर हाइड्रोजन की कमी हो या हाइड्रोजन की संख्या कम हो वहां पर तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, यानी ऋणात्मक भाग जुड़ेगा, चाहे कोई सा भी हो, और जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो वहां पर धनाइन हाइड्रोजन जुड़ेगा। और वैसे भी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि कार्बोकेटाइन में 2 डिग्री कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पर आपके ये हेलोजन जो है वो 2 डिग्री पर जुड़ेगा। तो इससे जो कंपाउंड बनेगा वो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, उसकी रिएक्शन है यहाँ ऐसे, तो यहाँ हो जाएगा CH3 CH, यहाँ जुड़ जाएगा X और यहाँ जुड़ जाएगा आपके हाइड्रोजन, ये बन जाएगा। और यदि ये इसका रूप है और यदि इस रूप में जुड़े तब ये जुड़ेगा आपके CH3 CH2 और CH2X। लेकिन मार्कोनिकोफ नियम अनुसार जो स्टेबल है वो है प्राइमरी के बजाय 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसलिए ये कंपाउंड जो होगा वो मेन प्रोडक्ट होगा, आपका मेन प्रोडक्ट। ठीक है, ये आप यहाँ पर ध्यान देंगे। तो मार्कोनिकोफ नियम अनुसार ऋणात्मक भाग या हेलोजन जो परमाणु होगा वो द्विबंधित कार्बनों में से असममित एल्कीनों में, ये ध्यान रखिए, असममित एल्कीनों में द्विबंधित कार्बन में से उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हो। तो ये एक सीधी सीख आप रिएक्शन देख सकते हो जिसमें आप किसी भी कंपाउंड को HX को जब योग करवाओगे असममित एल्कीन में तो आप उसको योग करवा सकते हो। मान लीजिए आपके पास यहाँ HX में मैं एक कंपाउंड ले लेता हूं, जैसे यह है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ मैंने लिया HBr और यहाँ बन गया आपके CH3 CH Br
सिंगल बॉन्ड CH3, ये कंपाउंड बना है। इसमें आपके ये रहेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो वो मार्कोनिकोव नियमानुसार हुई है, तो इस रिएक्शन को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, इस मार्कोनिकोव नियम का एक नियम और आता है जो इसका उल्टा नियम होता है, इसका अपोजिट होता है, इसलिए इसको कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव नियम या प्रति मार्कोनिकोव नियम। इसको कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल। साथ ही इसको क्रॉस प्रभाव भी कहते हैं, क्रॉस प्रभाव, या इसे प्रोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं, प्रोक्साइड प्रभाव। इसको प्रोक्साइड प्रभाव इसलिए कहते हैं क्योंकि इस नियम में क्या होता है कि असममित एल्कीन में जब HBr का योग होता है तो यहां एक प्रोक्साइड दे दिया जाता है, और इस प्रोक्साइड की उपस्थिति में मार्कोनिकोव नियम एंटी हो जाता है, विपरीत हो जाता है, और वो हो जाता है मार्कोनिकोव नियम का विपरीत प्रति मार्कोनिकोव नियम। और इसे क्रॉस का प्रभाव भी कहते हैं, प्रोक्साइड का प्रभाव भी कहते हैं। अब प्रति मार्कोनिकोव नियम क्या होता है? प्रति मार्कोनिकोव नियम में क्या होगा कि HX में या इस जैसे कि HBr है, इसमें जो Br है माइनस पार्ट जो है Br, वो द्विबंधित कार्बन में से असममित एल्कीनों में द्विबंधित कार्बन में से उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। जैसे कि पहले वाले में कम पर जोड़ रहे थे, अब हमें जोड़ना इसका उल्टा CH2 अर्थात जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये रिएक्शन है इस प्रकार, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और यहां मैंने ले लिया एक प्रोक्साइड, और प्रोक्साइड के रूप में आप एल्केन ऑयल ले सकते हो, बेंजीन ऑयल ले सकते हो, जैसे कि मैंने लिया RCOO की होल ट्वाइस, यह एल्केन ऑयल, ये मैंने एक प्रोक्साइड लिया है। अब क्या होगा, एंटी मार्कोनिकोव नियम, यह है एंटी मार्कोनिकोव नियम। इसमें माइनस जो भाग होगा HX का वो उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। देख सकते हो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इस पर जुड़ेगा तो कंपाउंड हो जाएगा आपका CH3 CH2 फिर CH2 और यहाँ जुड़ जाएगा आपके Br। इसका नाम होगा आपके 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही इस रिएक्शन की आपको मैकेनिज्म भी ध्यान में रखनी होगी। मैकेनिज्म का अर्थ होता है इसकी क्रियाविधि, कि ये बनता कैसे है। तो आइए इसकी क्रियाविधि देखते हैं। इस रिएक्शन को जो हमने देखा है, इस रिएक्शन की आपको मैकेनिज्म भी देखनी होगी। क्रियाविधि इसकी किस प्रकार होती है वो क्रियाविधि आप यहाँ देखेंगे। क्रियाविधि किस प्रकार इसकी संभव है वो क्रियाविधि आपको सीखनी जरूरी है। तो यहाँ हमने जो प्रोक्साइड लिया है RCOO की होल ट्वाइस, तो क्या होगा, RCOO की होल ट्वाइस जो है वो 2 टाइम्स टूट जाएगा, RCOO डॉट, इसे कहते हैं रेडिकल, ये 2 टाइम्स रेडिकल में टूट जाएगा डॉट के रूप में। अब क्या होगा, यहाँ एक RCOO डॉट जो है वो HBr के साथ योग करेगा, यहाँ योग करेगा तो ये इस H को अपने साथ जोड़ देगा। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसको जब जोड़ेगा तो रेडिकल के रूप में ये टूटेगा। किसके रूप में टूटेगा, ये रेडिकल के रूप में टूटेगा। यहाँ पर इसका समान से विकर्ण हो जाएगा, ये 2 बराबर भागों में टूट जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा RCOOH, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ जो ब्रोमीन है उस पर आ जाएगा आपके डॉट, और इसका नाम हो जाता है आपके ब्रोमीन फ्री रेडिकल। हिंदी में इसको कहते हैं ब्रोमीन मुक्त मूलक। अब क्या होगा अगले पद में जो ये ब्रोमीन है वो जो हमने कंपाउंड लिया है CH3 CS डबल बॉन्ड CH2 के साथ योग करेगा, तो यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसके साथ ये ब्रोमीन
योग करेगा। योग करेगा तो यहाँ पर दो प्रकार के प्रोडक्ट बन सकते हैं कि ये ब्रोमीन या तो इस पर जुड़ सकता है या इस कार्बन पर जुड़ सकता है, यानी इन डबल द्विबंधित कार्बन में से किसी एक कार्बन पर जुड़ सकता है। तो होगा क्या कि यहाँ बनेगा CH3 CH, यहाँ रेडिकल, फिर CH2Br, एक यहाँ जुड़ जाएगा, या दूसरा हो सकता है CH3 CHBr CH2 रेडिकल। अब देखो यहाँ जो ये प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट में ये कार्बन जो है वो सेकेंडरी है, अर्थात मैं ये कह सकता हूं ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। Fr का मतलब होता है रेडिकल, और ये है आपके प्राइमरी या प्राइमर कहते हैं इसको, प्राइमर Fr, प्राइमर फ्री रेडिकल। अब हमने 11th क्लास में कार्बोकेटाइन के बारे में ये पढ़ा था कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होगा वो मोर स्टेबल होगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से, और 2 डिग्री कार्बो जो केटाइन है वो स्टेबल होगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से। ये अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा रेडिकल के लिए कि रेडिकल में हमेशा कौन सा रेडिकल मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ 2 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ जो आपका ये आप देख रहे हो कंपाउंड, इसमें देखो ये 2 डिग्री रेडिकल है और यहाँ ये 1 डिग्री रेडिकल है। तो स्टेबल के हिसाब से देखें तो है आपके 2 डिग्री, इसलिए कंपाउंड भी स्टेबल कौन सा होगा, ये होगा। तो जो अंतिम पद होगा इसका वो इस प्रकार होगा CH3 CH रेडिकल CH2Br, और यहाँ जो पहले आपके RCOOH बना था वो इसके साथ फिर योग करेगा RCOOH, और ये H है वो यहाँ चला जाएगा, और यहाँ से जो रिएक्शन बनेगी वो बनेगी CH3 CH2 CH2Br, और यहाँ आपके फिर बच जाएगा RCOO रेडिकल, जो कि पहले वाली अभिक्रिया में जो यहाँ शुरू हुई थी वह वापस लगेगा और RCOO की होल ट्वाइस फिर से बन जाएगा और आपकी रिएक्शन संपादित हो जाएगी। ये रिएक्शन जो बनी है वो रिएक्शन बनी है आपके एंटी मार्कोनिकोफ नियम, एंटी मार्कोनिकोफ नियम, और इस नियम के आधार पर ऋणात्मक भाग जो होता है ब्रोमीन वो या हेलोजन या अन्य जो नेगेटिव चार्ज ग्रुप्स होते हैं वो द्विबंधित कार्बन में से उस कार्बन पर जुड़ते हैं जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। इसे क्रॉस का प्रभाव अर्थात पेरोक्साइड का प्रभाव भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मार्कोनिकोफ नियम और प्रति मार्कोनिकोफ नियम अत्यधिक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है अपनी 12th और 11th की कक्षाओं के लिए। साथ ही कंपटीशन एग्जाम में भी इनके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंपटीशन नीट जेईई मेंस और जेट आईसीआर की तैयारी करने वाले बच्चे भी इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक इस क्लास में आपने ढंग से पढ़ा है। इसमें जो भी क्वेश्चंस है आप वो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दूंगा। अगली क्लास के लिए तैयार रहिए। आज की क्लास को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद।